नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम हमारे सभी व्यूअर्स का, मेरे सभी दोस्तों का और आज की सेशन में जुड़ने वाले आप सभी का मैं विनीत देव स्वागत करता हूं। द बकेट लिस्ट प्रेजेंट्स एंकर विनीत देव लाइव इन कॉन्वर्जेशन विद द तबला माइस्ट्रो प्रकाश वाडेकर जी। वैसे दोस्तों, हर एक फील्ड में कोई ना कोई गुरु ज़रूर होता है और जब मैं प्रकाश वाडेकर जी की बात कर रहा हूं तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे उनके बारे में। पिछले कई वर्षों से एज अ म्यूजिशियन, एज एन ऑर्गेनाइजर, एज अ राइटर, बहुत सारे पहलू हैं इस शख्स के और आज के इस सेशन में हम उन्हीं पहलुओं को आपके सामने लेके आएंगे इस लाइव सेशन के जरिए। फिर एक बार हमारे सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं आज के सेशन में, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी जानकारी दे दूं प्रकाश जी के बारे में। वैसे प्रकाश जी पिछले 25 वर्षों से इस फिल्म जगत में है, या यूं कहे इस इंडस्ट्री में है, म्यूजिक इंडस्ट्री में है। बहुत सारे दिग्गज कलाकारों के साथ भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर भी ढेर सारे प्रोग्राम्स कर चुके हैं और उन्हीं के साथ अलग अलग तरह के नए एक्सपेरिमेंट्स लेकर भी हमारे ऑडियंस के सामने आए हैं। आज के इस सेशन में भी हम उनके साथ जुड़ेंगे और उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की रही है उनकी जर्नी, क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं उनके, किस तरह का स्ट्रगल रहा है। तो चलिए मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा हमारे मेहमान को आज के इस लाइव सेशन में और आई एम श्योर कि आप ज़रूर एक्साइटेड हैं कि आज की शाम एग्जैक्टली हम किस तरह से उनके साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं या क्या क्या जानकारी उनसे हमें मिलने वाली है। सारी चीज़ें हमें आज के इस लाइव सेशन के ज़रिए उनसे हम जोड़ेंगे। तो बस कुछ पल की देरी है, प्रकाश जी विल बी लाइव विद अस इन जस्ट अ मोमेंट। बस उन्हें एक रिक्वेस्ट भेज हमारे साथ आज के इस सेशन में। फिर एक बार आप सभी का मैं विनीत देव स्वागत करता हूं। द बकेट लिस्ट प्रेजेंट्स लाइव इन कॉन्वर्सेशन विद द तबला माइस्ट्रो प्रकाश वाडेकर जी। प्रकाश जी, अ वेरी वार्म वेलकम, स्वागत है आपका आज के सेशन में। Just let me know if you could hear me clearly, sir. मेरी आवाज आप? यस यस यस। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, perfect, loud and clear. Thank you so much for joining in, दादा। Yes, आपकी आवाज मुझे क्लियर आ रही है। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, अभी आ रही है। Okay, perfect. So are we good to go? यस यस यस। Perfectly. वैसे सबसे पहले तो आपका स्वागत है आज के इस सेशन में। द बकेट लिस्ट प्रेजेंट्स लाइव इन कॉन्वर्सेशन विद द तबला माइस्ट्रो, एंकर, राइटर एंड मेनी मोर। प्रकाश वाडेकर जी इज अलोंग विद अस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, दादा। थैंक यू सो मच विनीत। फर्स्ट ऑफ ऑल, टीम ऑफ बकेट लिस्ट और एंकर, वंडरफुल एंकर विनीत देव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने मुझे इनवाइट किया अपने पेज पर और मैं देखते रहता हूँ, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे लोगों को बुलाते हैं और मुझे भी इस लायक समझा आपने कि मुझसे कुछ जाना जाए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही बात है दादा, क्योंकि आपका स्ट्रगल जिस तरह का रहा है, यूं कहीं आपकी जर्नी जिस तरह की रही है, तो वो काबिले तारीफ है और मैं खुद को आज खुश नसीब मानता हूं कि आज आपके साथ जुड़ने का मौका मिला है। तो चलिए ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए आपकी जर्नी की ओर बढ़ना चाहूंगा। लगभग 25 साल बिल्कुल। से ज्यादा हो चुके हैं आप इस म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं शुरुआती दौर में जाना चाहूंगा कि तबला से आपका लगाव किस तरह का रहा है और कैसे आप जुड़े तबला से। अ, वैसे कहा जाए तो तबले की शुरुआत मतलब अ, जब से सुनना शुरू किया है तब से तबला सुन रहा हूँ। और एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने तबला नहीं चुना है, तबले ने मुझे चुना है। वाह। तो तबले की शुरुआत बचपन से ही हुई। मेरे पिताजी बापू वाडेकर जी मुंबई के सबसे पुराने तबला मेकर थे। हम लोगों की तबले की दुकान थी अंधेरी डीएन नगर में, अभी भी है। तो पिताजी तबला बनाते थे और बजाते भी थे। तो वैसे ही पिताजी को सुन सुन के मेरी तबले की शुरुआत हुई। लेकिन मैं बजाता नहीं था बचपन में, मतलब 7-8 साल की उम्र तक मैं बजाता नहीं था। मेरे ख्याल से 10 साल की उम्र तक मैं तबला बजाता नहीं था। एक बार स्कूल में कुछ
ग्रुप सॉन्ग का कंपटीशन था, तो तबला प्लेयर की जरूरत थी वहां पे, तो तबला प्लेयर मिल नहीं रहा था। तो मैंने कहा कि सर मैं ट्राई करूं क्या। और मैंने उससे पहले कभी भी तबला बजाया नहीं था। हो। तो मैंने अचानक तबला लिया और बजाना शुरू कर दिया। तो सर भी एकदम खुश हो गए और बोले, अरे वाह यार, तुम तो बहुत अच्छा बजाते हो, तुमको सीखना चाहिए। तो मैं घर पे आके फिर बजाने शुरू किया। फिर पिताजी को लगा कि इसको सिखाना चाहिए, तो फिर मैंने सीखना शुरू किया। और मेरे गुरुजी सबसे पहले पंडित आनंद बदामेकर जी, उनके पास मैंने कुछ 1 महीना सीखा। फिर उसके बाद में मैं मेरे गुरुजी पंडित पांडुरंग सालुंके जी, जो उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब के सबसे खास शागिर्द थे, उनके पास सीखना शुरू किया। फिर उसके बाद शुरू हुआ मेरा तबला सीखना। मतलब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, तभी से मैं प्रोफेशनली बजा रहा हूँ, मतलब। ओ, हाँ। तो उसके बाद मैं पंडित वसंतराव गुटकर जी के पास भी सीखा, और अब वो तबले की जर्नी अभी तक आपके सामने है। बिल्कुल, जैसे कि कहा कि बचपन से लगाव रहा है, मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि ना जब आप माँ की कोख में रहेंगे तब से तबला शायद वहीं से सुनना शुरू हो चुका था, और फिर उसके बिल्कुल बिल्कुल। आज तक वो बिल्कुल सही कहा। जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बचपन से, मतलब शुरुआत ही मेरी संगीत से ही हुई है। घर में माहौल था, पिताजी मेरे बांसुरी बजाते थे और तबला भी बजाते थे। मेरे बड़े भाई उमेश वाडेकर, जिन्होंने मेरा हाथ सेट किया, वो भी तबला बजाते थे। मेरा बड़ा भाई अब्दुल करीम खान साहब के पास ढोलक सीखता था, नरेंद्र वाडेकर। तो पूरा तबले का ही माहौल था। लेकिन प्रोफेशनली फिर मैंने सबसे ज्यादा घर में हमारे किया। लवली लवली। वैसे मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि आज का ये जो सफर होने वाला है, जो एक एक घंटा, या हम कोशिश करेंगे कि जितनी ज्यादा जानकारी आपसे पा सके या आपके बारे में जान सके। हमारे व्यूअर्स भी बहुत एक्साइटेड हैं। जब मैंने पोस्ट किया था आपके बारे में कि भाई मैं आपके साथ एक सेशन कर रहा हूँ, तब मुझे पर्सनली एक मैसेज आया था। उसमें एक सवाल उन्होंने पूछा था कि गुरु शिष्य जो परंपरा है, उसमें प्रकाश वाडेकर जी खुद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को कैसे देखते हैं? वैसे गुरु शिष्य परंपरा की बात करें तो अ, गुरु शिष्य परंपरा के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि गुरु वैसे भी आध्यात्म के बारे में भी हम लोग जानते हैं। जैसे उस दिन एक प्रोग्राम में मैं आपको सुन रहा था विनीत, तब आमदार जो हमारी यामिनी यशवंत यादव, उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की थी उसकी, क्योंकि उसमें उस प्रोग्राम में आपने गुरु के बारे में कहा। तो गुरु शिष्य परंपरा का बहुत महत्व है। हम लोग एकेडमिक जो हमारा जो शिक्षा है, जैसे स्कूल का है, वो बिल्कुल अलग है, और संगीत की जो गुरु शिष्य परंपरा है वो बिल्कुल अलग है। और इसमें साधना का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु की रिस्पेक्ट करके, गुरु की इज्जत करके, गुरु के चरणों में बैठ के जो हम सबक सीखते हैं, उसको गुरु के सामने रियाज करके उसकी साधना करनी पड़ती है, उसको साधना पड़ता है। तो गुरु शिष्य परंपरा में गुरु की नजर हमेशा हमारे ऊपर होती है, ताकि हम गलत रियाज ना करें। नहीं तो बहुत सी वक्त क्या होता है, लोग सीख के आते हैं और घर पे रियाज करते हैं, बहुत गलत होता है। तो गुरु शिष्य परंपरा में सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपने 1 घंटा सीखा और घर पे आके आपने रियाज किया। गुरु शिष्य परंपरा में सीखना 24 घंटे चालू होता है। तो इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा में सीखना बहुत जरूरी है। वैसे आजकल बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गुरुओं को भी इतना टाइम नहीं, गुरु खुद इतने बिजी होते हैं और शिष्य भी बिजी होते हैं। लेकिन फिर भी गुरु का लिहाज, गुरु की इज्जत, गुरु की जो रिस्पेक्ट है, गुरु का जो स्थान है, वो हमेशा बहुत बड़ा होना चाहिए। और गुरु को पूछे बिना विद्या कोई भी, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहिए, उसमें कोई भी इम्प्रोवाइजेशन गुरु को पूछे बिना, गुरु की इजाजत के बिना नहीं करना चाहिए। तो ये गुरु शिष्य परंपरा का महत्व है। बिल्कुल सही बात आपने शेयर की, क्योंकि हम अब देखते हैं ना कि आजकल के दौर में ना फास्ट फॉरवर्ड हो चुकी हैं सारी चीजें। और जब मैंने थोड़ा सा भी अगर कुछ सीख लिया, तो भाई मैंने पूरा, मतलब पूरी दुनिया मैंने जीत ली, ये वाली जो फीलिंग है वो शायद बहुत सारे कलाकारों में आजकल दिखने लगी है। बिल्कुल। नहीं, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, सॉरी आपको मैं डिस्टर्ब नहीं, कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आजकल देखता हूँ कि जो लोग 1 साल तबला सीखते हैं, अ, जो लोग 1 साल सब तबला सीखते हैं, सीखने के बाद तुरंत अपना क्लास शुरू कर देते हैं। तो मैं ऐसा किसी को बहुत ज्यादा कहना नहीं कह चाहता, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ। अगर बजाने में आपका क्लास नहीं है, तो आप क्लास मत वाह वाह। लीजिए। तो वन लाइनर में सारी चीजें क्लियर हो चुकी है कि करना क्या है हमें। लेकिन सर, जब आपकी आपकी जर्नी के बारे में अगर मैं बढ़ूँ, जैसे आप कह रहे थे कि बचपन से ही ये शिक्षा आपको मिली है, तबले की शिक्षा मिली है, फिर इसके बाद प्रोफेशनली अराउंड 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कई दिग्गजों के साथ आपने काम किया है।
सबसे पहला वो कौन सा प्रोग्राम था और किनके साथ आपने साथ संगत की थी तबले की? मैं जरूर जानना चाहूंगा उसके बारे में, वो कैसा था एक्सपीरियंस? सबसे पहला मेरा एक्सपीरियंस था, वैसे तो मैंने जैसे कहा, मैंने 8 स्टैंडर्ड में था तभी से, मतलब मैं 12-13 साल की उम्र से, मैं 13 साल की उम्र से तो मैंने प्रोफेशनली बजाना शुरू कर दिया था। बहुत छोटा था मैं तभी। सारे बच्चे स्कूल में जाते थे, मैं सुबह स्कूल में जाता था और शाम को प्रोग्राम में जाता था, फिर सुबह स्कूल में जाता था। तो ऐसे होता था। वैसे तो कई लोगों के साथ मैंने बजाया, लेकिन जो मुझे हौसला अफजाई जिसको जिसे कहते हैं, जिसको एनकरेजमेंट कहते हैं, और जिसकी वजह से हमको ये जज्बा हमारे अंदर आता है कि नहीं, हमको ये करना चाहिए, कि लोग पसंद करते हैं। तो मैं एक प्रोग्राम, सेंटोर होटल में एक प्रोग्राम था, करीबन 89, नहीं 87-88 की बात है। और रेशमा जी जो प्लेबैक सिंगर है, जो हीरो फिल्म का जो लंबी जुदाई के लिए जी उन्होंने गाना जी। गाया, वो रेशमा जी वहां पर आई थी और उन्होंने मुझे बजाते वक्त सुना। और मैं 12-13 साल का था। तो उन्होंने सुना और मेरे पास आई और बोले, बेटा बहुत अच्छा हाथ है तुम्हारा, बहुत अच्छा बजाते हो। तो उन्होंने, उनके जो ऑर्गेनाइजर्स थे, तो उनसे कहा कि ये मैं कल रियाज करने वाली हूँ, तो इस बच्चे को मेरे पास भेजिए, मैं इसके साथ बैठ के रियाज करना चाहता हूँ। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि हीरो फिल्म का गाना जिन्होंने गाया है, रेशमा जी, लंबी जुदाई, उन्होंने मुझे खुद बुलाया और खुद अपने रूम पे बुलाया और मेरे साथ रियाज किया। उस 12-13 साल की उम्र में ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और ऐसे ही आरती मुखर्जी जो प्लेबैक सिंगर है, उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम में सुना, सी प्रिंस होटल में मैं बजा रहा था। तो उन्होंने सुना तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे अपना पेपर पे नंबर लिख के दिया कि बेटा, मेरे घर पे आना, और मैं रियाज करती हूँ तो मैं आपको रियाज के पैसे दूंगी, आप मेरे साथ बजाने के लिए आना। वाह तो ऐसे मेरी जर्नी शुरुआत हुई 12-13 साल की उम्र से। सर। वैसे मेरे पास ना कुछ, मैंने भी कुछ कहते हैं ना R&D किया आपके बारे में, कुछ वीडियोस मेरे हाथ लगे हैं और मैं उसमें से अच्छा। कुछ एक एक दो क्लिप जरूर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूंगा कि उस जर्नी में आज तो एक एक हट्टा खट्टा मुचटंडा जो एक बंदा है, ऐसा जब खड़ा रहता है स्टेज पे तब उसकी एक पर्सनालिटी है। लेकिन एक एक जब एक नया कलाकार जब स्टेज पर आता है तब उसकी पर्सनालिटी कुछ अलग होती है, धीरे धीरे वो डेवलप होते जाता है। तो हमारे ऑडियंस के बिल्कुल। एक एक दो वीडियो जरूर शेयर करना चाहूंगा और उसमें से शायद पहचान लीजिए कि प्रकाश जी कहाँ है। मैं वो वीडियो प्ले कर लेता हूँ सबसे। अच्छा। श्रेया घोषाल जी। जी। ये लीजिए, हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं हमें, ये प्रकाश जी हैं। वो श्रेया घोषाल है। जी। तो ये ऐसे कुछ वीडियोस मेरे हाथ लगे हैं, ये तो श्रेया जी के साथ है और फिर उसके साथ और एक मैं वीडियो शेयर जरूर करना चाहूंगा, पंडित सुरेश वाडकर जी के साथ वाला एक वीडियो है। प्रकाश जी, कुछ थैंक यादें यू। ताज़ा हो चुकी होंगी मुझे लगता है इन वीडियो के जरिए। वो जो पहले वाला प्रोग्राम था जिसमें श्रेया घोषाल गा रही है, जी वो बहुत प्रेस्टिजियस शो था मेरी लाइफ का, क्योंकि उसमें लेजेंडरी सैक्सोफोन प्लेयर अपने मनोरी दा, उन्होंने पूरा शो कंडक्ट किया था। और पंडित अजय चक्रवर्ती जी और जावेद अली और श्रेया घोषाल वो लोग थे। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम था। थैंक यू ये प्रोग्राम यहाँ पर दिखाने बिल्कुल सर। ये कहते हैं ना कि वो खुफिया हमारे जो जासूस है ना, वो हमारे साथ हमेशा के लिए। है। तो वही बात है। लेकिन अच्छा लगा मुझे। जब आपने मनोरी दा की बात की है तो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक प्यारा सा किस्सा है जो मनोरी दा से बहुत रिलेट करता है या उनकी जिंदगी और आपकी जिंदगी से बहुत जुड़ा हुआ है, उसके बारे में जरूर हम जानना चाहेंगे। हाँ, मनोरी दा मतलब साक्षात संगीत की मूर्ति थी। और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जो म्यूजिक है, उसके एक बहुत बड़े पिलर के रूप में हम लोग मनोरी दा को जानते हैं।
और जैसे कि कहा जाता है कि जिस पेड़ में ज्यादा फल लग जाते हैं वो ज्यादा जमीन की ओर झुक जाता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई था तो वो मनोरीदा थे। और मनोरीदा से हमने बहुत सी चीजें सीखी। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज मैंने मनोरीदा के साथ रहकर सीखी, अ, जो कि हमें बताते हैं कि रियाज के लिए और हार्ड वर्क के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं एक किस्सा आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक शो कर रहे थे राग रूप रंग, जिसका वीडियो अभी आपने शेयर किया। तो राग रूप रंग में पंडित अजय चक्रवर्ती जी गाते थे और मनोरीदा पूरा म्यूजिक कंडक्ट करते थे। और हम लोग उनके साथ में बजाते थे। ये हमारी खुशकिस्मती थी कि हम मनोरीदा हमको चुनते थे उस शो के लिए। मतलब जिसमें मैं होता था, फिर बहुत ही जबरदस्त गिटारिस्ट और अरेंजर अजय मदन जी, राजू दलवी और बिजू तांबे फ्लूट पर होते थे। ऐसे अच्छे अच्छे कलाकार होते। तो एक बार चेन्नई में हमारा शो था राग रूपरंग का। तो फ्लाइट थी हमारे कुछ 7:30 बजे की फ्लाइट थी, और मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि मनोरीदा के घर पे जाना है और दादा को 5:30 बजे लेना है और एयरपोर्ट पे आना है। तो ये जिम्मेदारी मुझ पर थी, तो मैं दादा के घर पे गया और फोन किया। दादा मैं नीचे खड़ा हूँ, तो दादा 5:30 बजे नीचे आए। तो आप सोचिए, उस वक्त दादा की उम्र कुछ 70 से 74, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, लेकिन 70 के ऊपर थी। तो दादा को मैंने फोन किया कि दादा मैं बिल्डिंग के नीचे हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि 5:30 बजे तैयार होकर नीचे आने के लिए ऑब्वियसली दादा 4:30 5 बजे उठे हों। तो मैंने दादा को लिया और हम लोग चले गए एयरपोर्ट। फिर 7 साढ़े 7 बजे की फ्लाइट थी। तो 7:30 पौने 8 बजे कुछ टेक ऑफ हुआ। टेक ऑफ होते ही जैसे ही हम लोगों ने सेफ्टी बेल्ट निकाला, तो दादा ने मुझे कहा, प्रकाश पेन है क्या तुम्हारे पास? तो मैंने देखा पेन पेन था मेरे पास, तो मैंने दादा को पेन दिया। तो बोले कि पेपर है, ब्लैंक पेपर है। तो मैंने बोला, दादा ब्लैंक पेपर तो नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ। तो नहीं, दादा ने बोला कि मत देखो। दादा ने अपना पाउच चेक किया और उसमें बोर्डिंग पास था। उस वक्त बड़े बड़े बोर्डिंग पास आते थे। तो बोर्डिंग पास के पीछे ब्लैंक पूरा था। तो दादा ने उस ब्लैंक पेपर पे कुछ लिखना शुरू किया। तो मैंने दादा से कहा, दादा 4 बजे से उठे हुए हैं और अपने को अभी आप फ्लाइट में है और जाते ही हमको दोपहर को रिहर्सल में बैठना है और शाम को प्रोग्राम है, तो आप आराम कीजिए, 1 1.5 घंटे की फ्लाइट है। तो दादा ने कहा, नहीं नहीं, मैं रूम में ही आराम करूंगा। तो मैं ठीक है, मैं दादा का देख रहा था, दादा कुछ लिख रहे थे। तो जैसे ही हम लोग लैंड हुए और जैसे ही रूम पे गए, तो दादा मेरे बगल वाले रूम में थे। तो मुझे ऑर्गेनाइजर्स का फोन आया कि नाश्ता रेडी है, तो आप दादा को लेके नीचे आइए। तो मैं दादा को लेने रूम में जैसे ही गया, और जैसे ही मैंने दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, मैंने खुला तो दादा सैक्सोफोन लेके प्रैक्टिस कर रहे थे। और उस पीस की प्रैक्टिस कर रहे थे जो उन्होंने फ्लाइट में बैठकर बोर्डिंग पास के पीछे लिखा था। तो मैंने दादा से कहा, दादा आप रूम में आए हो, हम लोग सभी लोग अभी आराम करने की सोच रहे हैं, और आप आपकी इतनी एज है फिर भी आप ये डायरेक्ट बजाना शुरू किया आपने। तो दादा ने बोला, नहीं मुझे शाम को बजाना है और पंडित अजय चक्रवर्ती जी के साथ बजाना है और अच्छे अच्छे लोग सुनने वाले हैं, तो मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसका रियाज करना है। तभी मैं समझ गया कि इतना बड़ा आदमी जो लेजेंड है, जो इंडस्ट्री का पिलर है, जिसको पूरी दुनिया सुनती है, और वो भी प्रोग्राम से पहले रियाज कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सीखने वाली बात है कि अगर इतना बड़ा म्यूजिशियन अगर रियाज करता है, तो हमको तो बिल्कुल करते रहना चाहिए, दिन रात जैसे भी वक्त मिले तो हमको रियाज करना चाहिए। हमारी जो म्यूजिक की तलवार है उसको धार हमेशा लगाती रहनी चाहिए। तो ये मैंने दादा से सीखा है। ये मतलब ये लाइव मतलब किस्सा है जो मेरे साथ हुआ है। बिल्कुल, शायद इसी वजह से उन्हें लेजेंड्स कहा जाता है कि ये वो लेजेंड बिल्कुल के बिल्कुल। बारे में जितना हम जानेंगे शायद उतना और हम कोशिश करेंगे कि डूब के उनके बारे में जानना चाहेंगे हम सब। ये जितना 10% भी हम लोग कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात बिल्कुल बिल्कुल सही बात है दादा। दादा जब इन लेजेंड्स की जब हम बात करते हैं या फिर यूं कहे कि आपकी जिस तरह से जर्नी रही है, आपके साथ भी बहुत सारे शिष्य जुड़े, बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े जिन्होंने तबला सीखना चाहा, जिन्होंने आपसे कभी गुजारिश की होगी इस बारे में कि भाई सर हमें भी सिखाइए या कुछ। जब कोई नया बंदा आता है आपके पास, नया कोई कलाकार आता है, शिष्य आता है जब आपके है। पास, तब आप किस तरह से उसे अपना बनाने की कोशिश करते हैं, या यूं कहें कि किस तरह से आप उसे सीख देते हैं कि भाई तबला इस तरह से बजाया जाता है, या उसको सीखने की कला इस तरह की है, इस प्रकार की है, कैसे आप समझाते हैं उसे? नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि आपको अगर कॉलेज में जाना है तो आपको 10th पास करना बहुत जरूरी होता है। 10th पास किए बिना आप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। तो
मेरा जो सिखाना है मैं बिगिनर्स को बहुत कम सिखाता हूँ, क्योंकि आजकल मेरे पास उतना टाइम नहीं होता कि मैं बिगिनर्स को उनके हाथ रखने से लेके उनका हाथ तैयार होने तक उनके साथ करूँ। मैं ऐसे लोगों को सिखाता हूँ जो ऑलरेडी प्रोफेशनली बजा रहे हैं, ऐसे लोगों को सिखाता हूँ। लेकिन वो सिखाने से पहले मैं कुछ चीजें चीजें उनसे जानना चाहता हूँ कि उनको एग्जैक्टली करना क्या है। क्योंकि तबला एक ऐसी चीज है, और तबला बहुत बड़ा हिंदुस्तानी संगीत अगर कहे तो बहुत बड़ा दरिया है। तो आपको उसमें करना क्या है, वो पहले फिक्स होना चाहिए। आपको फिल्मी गाने बजाने हैं, आपको गजल्स बजाने हैं, आपको लाइट बजाना है, या फिर आपको क्लासिकल बजाना है। तो वो मैं जानता हूँ कि पहले जो सामने वाला जो सीखना चाह रहा है, उसे सिखाने जितना मटेरियल क्या मेरे पास है, या फिर मेरे पास जो मटेरियल है वो सीखने की उसके अंदर योग्यता है। ये सारी चीजें मैं देखता हूँ। और मैं जो मोस्टली सिखाता हूँ, अ, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि हिंदुस्तान में आमतौर पर संगीत के दो प्रकार होते हैं, एक है इल्मी और एक है फिल्मी। इल्मी संगीत वो है जिसे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, पंडित भीमसेन जोशी, प्रभा अत्रे जी, किशोरी अमनकर जी, ऐसे दिग्गज कलाकार गाते हैं। और फिल्मी संगीत है, मतलब इल्मी से अलग जो फिल्मी संगीत है, उसे लता मंगेशकर, श्रेया घोषाल, सुरेश वाडकर जी और किशोर कुमार, सोनू निगम, ऐसे दिग्गज लोग गाते हैं। लेकिन जितना मुश्किल हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगिंग है, यानी इल्मी सिंगिंग है, उतना ही मुश्किल फिल्मी गाने गाना भी। क्योंकि फिल्मी म्यूजिशियंस को, सिंगर्स को एक छोटी सी टाइम फ्रेम के अंदर बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी फीलिंग्स और बहुत सारे वैरायटीज डिलीवर करनी होती है। इसीलिए पंडित भीमसेन जोशी जी हमेशा कहा करते थे कि मैं जो चीजें 3-3 4-4 घंटे गा के साबित करता हूँ, लता मंगेशकर सिर्फ 3 मिनट में उसे डिलीवर करती है। तो ये लाइट म्यूजिक की ताकत है। इसीलिए तबले की अगर हम लोग बात करें तो क्लासिकल जो प्लेइंग है वो एक अलग चीज है, और जो लाइट तबला जो हम लोग बजाते हैं, जो फिल्मी गानों में बजाते हैं, गजलों में बजाते हैं, भजन में बजाते हैं, और सेमी क्लासिकल में बजाते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब क्लासिकल में 2 और 2 4 होता है, लेकिन लाइट तबला प्लेइंग में अगर 2 और 2 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये लाइट म्यूजिक। और लाइट जितना मुश्किल क्लासिकल तबला बजाना है, उतना ही मुश्किल या कभी कभी उससे भी ज्यादा मुश्किल लाइट तबला बजाना होता है। इसीलिए लाइट तबला बजाने की कंप्लीटली टेक्निक डिफरेंट है। तो वो टेक्निक मैं सिखाता हूँ, जो मैंने सीखी है और जिसे मैंने खुद डेवलप किया है, इम्प्रोवाइज किया है। ऐसी जो चीजें हैं जो नॉर्मली कोई किसी को बताता नहीं है, मुझे सीखने में बड़ी मुश्किल हुई थी, इसलिए मैंने प्रैक्टिस कर करके उसे डेवलप किया। तो वो चीज, सारी चीजें हैं, वो मैं जो सीखने वाला शागिर्द है उसकी योग्यता देखकर, उसकी लगन, उसकी मेहनत देखकर मैं उसको धीरे धीरे बताता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आज मैं देख सकता हूँ कि इस लाइव सेशन में बहुत सारे हमारे म्यूजिशियंस भाई भी हैं जो ये लाइव सेशन देख रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रकाश जी से जितना भी सीखने को मिल जाए, जितना ग्रैब करें हम, उतना उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे म्यूजिशियंस दोस्त भी हैं जो आज इस लाइव सेशन में जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत है। लेकिन दादा, जब आप बात कर रहे थे कि अलग अलग प्रकार जो है तबला सीखने के या सिखाने के, जो भी जॉनर्स हम कह सकते हैं, व्हाट डज क्लासिकल म्यूजिक मीन टू प्रकाश वाडेकर जी? देखिए, क्लासिकल म्यूजिक वैसे बहुत ही जरूरी है। और क्लासिकल म्यूजिक सीखना, क्योंकि हमारे कल्चर से, हरा हमारी परंपरा से, हमारे ट्रेडिशन से, हमारे देश से जुड़ा हुआ संगीत है। क्लासिकल हमारा अपना संगीत है। उत्तर हिंदुस्तानी संगीत है, कर्नाटक संगीत है, फिर अपना नाट्य संगीत है महाराष्ट्र का, और फोक है। तो ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा जो भी उपज है, उपज जिसे कहते हैं, हमारी जो अंदर से जो इम्प्रोवाइजेशन निकलता है, उसका बेस ही हमारा फोक और हमारा क्लासिकल म्यूजिक है। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि शास्त्र इसीलिए उसको शास्त्रीय संगीत कहा गया है। शास्त्र है जो उसके पीछे, तंत्र है जिसके पीछे टेक्निक है। तो वो बेसिक जो फाउंडेशन है, वो शास्त्रीय संगीत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शास्त्रीय संगीत ही बहुत जरूरी है। 100% शास्त्रीय संगीत जरूरी है, लेकिन मैं एक आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। 24 कैरेट सोना होता है, 24 कैरेट सोना होता है, लेकिन उसके गहने हम बनाते नहीं। जी। जब भी आपको गहने का डिजाइन बनाना होता है, ऑर्नामेंट्स बनाने होते हैं, तो उसको थोड़ा सा हमको उसमें अलग अलग मेटल्स डालने पड़ते हैं। केडीएम होता है, क्या होता है, कॉपर होता है, सभी डालते हैं, उसके उससे मजबूती आती है। और उसकी वजह से उसका गहना जो होता है वो मजबूत बनता है और उसकी डिजाइन बन सकती है।
तो ये मेरा क्लासिकल को देखने का नजरिया है कि उसका जो बेसिक इंग्रेडिएंट है हमारे म्यूजिक का वो क्लासिकल है, जो 24 कैरेट सोना है, लेकिन उसमें हमको कभी कभी थोड़ा सा ह्यूमन एरर डालना पड़ता है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है, उसको थोड़ा सा लाइट करना होता है, क्योंकि क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड चीजें हम लोग खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। हम लोग कोई भी शरबत लेते तो डायरेक्ट शरबत का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है रूह अफ़ज़ा का हम लोग पी नहीं सकते। वो थोड़ा सा लेते हैं, उसमें बहुत सारा पानी डालते हैं, फिर पीते हैं हम लोग, तो वो डाइल्यूट होता है। विस्की की भी बात नहीं कर रहे थे, ऐसी होता है, मैं मजाक की बात कर रहा हूँ। तो उस तो ये जो 24 कैरेट सोना है, तो उसको सोने को गहने में बदलना है, तो उसको हमको थोड़ा सा लाइट करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा उसके कैरेट्स कम करने पड़ेंगे। तो क्लासिकल म्यूजिक वही है, आपको क्लासिकल तो सीखना ही चाहिए, उसका बेस है, लेकिन अलग एक जो एक्स फैक्टर होता है, अलग जो इम्प्रोवाइजेशन करने की आपकी एबिलिटी होती है, एक जो ह्यूमन एरर होता है, ह्यूमन एरर मतलब थोड़ी सी गलती भी जरूरी है उसमें, उसका एक अपना मजा होता है। तो लाइट म्यूजिक यही है, इन सबको मिला के, इन सबका इम्प्रोवाइजेशन करके जो बनता है वो लाइट म्यूजिक। और लाइट म्यूजिक ज्यादा चलता है, देखिए फिल्मी गाने ज्यादा चलते हैं, क्लासिकल बंदिश लोग बहुत कम सुनते हैं, बहुत कम लोग सुनते हैं, लेकिन फिल्मी म्यूजिक ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि वो सिंपल होता है, और सिंपल इज वेरी डिफिकल्ट। राइट, करेक्ट। सिंपल बजाना, सिंपल गाना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। राइट, उसके लिए बहुत ठहराव की जरूरत होती है, बहुत कंट्रोल की जरूरत एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन जब आप ह्यूमन एरर की बात कर रहे थे, या फिर कहेंगे कि एक ऐसा ऐसा पॉइंट होता है जो शायद उसके लिए ड्रॉबैक साबित हो, लेकिन एक ऐसे शख्स है जो शायद उस ड्रॉबैक को अपनी खूबी बना चुके हैं, एक ऐसे सिंगर हैं जो अपनी खराश को कैलाश में बदल चुके है। हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत से लोग हैं ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं उसी वही को उनका यूनिक जी, वही यूनिक बन जाता है, मतलब वही उनकी क्वालिटी बन जाती है, नहीं नहीं हमको ये टेक्सचर चाहिए वॉइस। हाँ, वही है। तो मैं मेरे पास और एक ऐसा वीडियो है जो मैं जरूर हमारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहूंगा। मैं उस वीडियो की ओर बढ़ूंगा और फिर उसके बारे में आपसे गुफ्तगू करूंगा। ये रहा वो। बिल्कुल। अच्छा। इसमें दर्शन बिल्कुल रहते जी, हैं। यस। तो इस बिल्कुल। वीडियो की ओर मुझे बढ़ना है। तो जैसे हम कह रहे थे कि वो जो एक एक पॉइंट जो आप कह रहे थे कि वो ह्यूमन एरर की बात होती है, तो शायद यस इससे यस यस। इससे अच्छा एग्जांपल और कोई हो नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही अलग टेक्सचर की वॉइस है, क्योंकि कैलाश जी जब ये आए तभी कुछ अलग वॉइस का ट्रेंड था, और सडनली इनकी वॉइस आई तो पहले तो लोगों को मतलब बहुत समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में तेरी दीवानी आने के बाद में जो ट्रेंड एक अलग शुरू हुआ, वो उनकी आवाज की क्वालिटी की वजह से ही। तो बहुत जरूरी है, बहुत सही बात कही तुमने, जो एरर होता है वो कभी कभी यूनिक बन जाता है। बिल्कुल। वैसे कैलाश जी की वॉइस को एरर तो नहीं कह सकते, लेकिन जी, एक अलग अलग हटके आवाज है, जी, हटके। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे सर, जब आप परफॉर्म कर रहे हैं, जब आप स्टेज पर होते हैं, जब तबला आपके सामने होता है, जब हजारों की ऑडियंस सामने होती है, पिछले 1.5-2 साल में ये ऑडियंस कहीं दिखाई नहीं थी, या फिर यूं कहें कि हम उनसे दूर हो गए या वो हमसे दूर है, पता नहीं इसको कैसे हम डिफाइन करें। पिछले 1.5-2 साल में प्रकाश जी किस तरह से खुद को एक अलग नजरिए से देख रहे थे या क्या कर रहे थे? देखिए, ये जो टाइम है, वैसे तो बहुत बुरा टाइम है सभी लोगों, सभी प्रोफेशंस के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट इस कोरोना का हुआ है, तो सबसे ज्यादा जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उनको, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री यानी म्यूजिक इंडस्ट्री, तो बहुत ही बुरा वक्त रहा है बहुत से म्यूजिशियंस के लिए, सिंगर्स के लिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको कैश आउट भी किया है इसको, क्योंकि हमें नॉर्मली इतना टाइम ही नहीं मिलता प्रैक्टिस करने का, रियाज करने का। तो मैंने इसको एक अलग अंदाज से देखा, और मैंने
पूरा 1-2 साल पूरा प्रैक्टिस में ही लगा दिया है। काम तो बहुत ज्यादा किया नहीं, ऑनलाइन शोज थे, सब कुछ था। मैं तो राइटिंग से भी जुड़ा हुआ, तो थोड़ा सा राइटिंग का भी काम होता है, थोड़े से ऑनलाइन शोज, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वक्त मैंने जो मेरा यूटिलाइज किया वो कुछ अलग करने में और रियाज करने में किया। तो वैसे किया मैंने। लेकिन एक बात जरूर है कि बहुत टफ टाइम रहा है सभी के लिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए। तो बहुत सारा सोशल वर्क भी हम लोगों ने किया, जितना हो सके, जितना हम कर सके। ऐसा कुछ नहीं वो हमने किया है, हम तो, हमारी तो औकात भी नहीं ऐसा कुछ करने की, भगवान ने हमसे करवाया है। तो वो सारी चीजें की, ज्यादा से ज्यादा म्यूजिशियन सिंगर्स को हेल्प करने की कोशिश की है बहुत से लोगों के जरिए। आपने भी की है, मुझे पता है। तो बस वही पैंडेमिक में ज्यादा से ज्यादा रियाज और ये सारी चीजें की है। लुकिंग आउट एज एन अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं, तो वो शायद मिली थी हम सबको। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, आपने राइटिंग की बात की, अब तो मैं उस ओर अब बढ़ना चाहूंगा कि तबला सीखना, तबला सिखाना, प्रोग्राम्स करना, इंटरनेशनल टूर्स करना, ये सारी चीजें थी, लेकिन जब कलम आपके हाथ में आई और जब वो बोलने लगी, तब उस पर अनु कपूर साहब को भी अपना एक अलग अंदाज बयां मिल गया था। कैसा रहा बिल्कुल, सर? बिल्कुल। राइटिंग, मेरे ख्याल से आप पूछना चाह रहे हैं कि राइटिंग करियर की कैसे जी शुरुआत जी जी। हुई। वैसे पर्सनली आप तो मुझे जानते हैं, मेरा ह्यूमर मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत हंसी मजाक करने वाला आदमी हूँ। वैसे आप आजकल लगता नहीं वैसे, लेकिन मैं बहुत हंसी मजाक करता हूँ। तो होता ये था कि जितने भी ये जो कॉम्पेयर्स होते थे, एंकर्स होते थे स्टेज पर, जब मैं तबला बजाता था, तो जब वो कहीं अटक जाते थे तो मैं पीछे से बोलता था, कुछ ह्यूमर देता था। तो बहुत से एंकर्स हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो खुद बोलते कि नहीं नहीं, प्रकाश होता था तो हमको सपोर्ट होता था। हम कहीं अटक जाते थे तो पीछे से एक ह्यूमर लाइन आती, तो उसको हम लोग ऑन द स्पॉट यूज करते थे। तो ऐसे होता था। फिर जितने भी बहुत से मिमिक्री आर्टिस्ट है, स्टैंड अप कॉमेडियंस है, तो उनमें पहले ऐसा होता था कि उनको कहीं पे भी परफॉर्म करना है, किसी भी चीज के ऊपर उनको कुछ स्टैंड अप एक्ट बनाना है, तो पहले हमारे लाइन में चलन था कि लोग कहते थे कि अरे यार, प्रकाश वाडेकर के साथ बैठ जाना 10 मिनट, तुम्हारा जो आइटम है वो बन जाएगा। ऐसे मेरा नाम था तभी जी ह्यूमर में, मैं बहुत हंसी मजाक करता था। तो एक लेजेंडरी अपने इंडिया के बहुत बड़े कॉमेडियन है, उनका नाम अभी मैं लेना नहीं चाहूंगा, वो भी मेरे पास आते हैं, लिखाते हैं। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई। तो किरण कोटरियाल जी हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। तो उन्होंने मुझे एंडमल प्रोडक्शन में एक शो हो रहा था, राजू हाजिर, जिसको राजू श्रीवास्तव होस्ट कर रहे हैं। जी। तो उन्होंने कहा कि तुमने कभी लिखा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जाके वहां पे कुछ लिखो। तो मैंने वो शो ज्वाइन किया, और वहां पे कुछ 15-20 राइटर थे। तो सबकी स्क्रिप्ट आई और मेरी स्क्रिप्ट वहां पे सिलेक्ट हो गई, और मैंने उस शो के कम से कम 40 एपिसोड लिखे। अगली। हाँ, राजू श्रीवास्तव के। तो उसमें मैंने केतकी दवे, फिर स्वप्निल जोशी, मंदिरा बेदी, राखी सावंत और भी कई सेलिब्रिटीज के लिए लिखा, और सारे स्क्रिप्ट मेरे अच्छे लगे। तभी से मेरे राइटिंग करियर की शुरुआत हुई, और बहुत से शोज लिखे मैंने। उनका नाम लेना यहाँ पे जरूरी नहीं है, समझता हूँ मैं। लेकिन सबसे पसंदीदा मेरा शो है जो मैंने लिखा, उसका नाम है द गोल्डन एरा विद अनु कपूर, क्योंकि वो म्यूजिक से जुड़ा हुआ है, और म्यूजिक अपना सोल है। जी। तो वो एक मेरा शो है। सर, ये ऐसे मेरी राइटिंग करियर की शुरुआत हुई। बिल्कुल शोज के लिए राइटिंग करना, या फिर जो राजू हाजिर हो, या ऐसे सारी चीजें करना, वो एक बात अलग। और उसके बाद जब ये जो ट्रेंड फिलहाल है, वेब सीरीज का जो ट्रेंड है, या फिर ओटीटी चैनल्स का जो ट्रेंड है, इस पर फिर हाँ। सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स में टॉय स्टोरी 3, टॉय स्टोरी 2, टिंकर बेल, रियो, इसके लिए लिखना, ये कैसा एक्सपीरियंस रहा है? इसके बारे में ये मैं एक क्लियर करना चाहता हूँ, ये टॉय स्टोरी और ये जितने भी है, रियो है, इनकी मैंने डबिंग स्क्रिप्ट लिखी है। लेकिन ये जो डबिंग स्क्रिप्ट लिखना होता है वो नॉर्मली पहले ऐसे होता था कि डायनासोर को ट्रांसलेट करके वो कहते थे वो देखो बड़ी छिपकली, तो बहुत अजीब लगता था। तो मैंने जितने भी ये जो मूवीज का डबिंग स्क्रिप्ट लिखा है, उसको बहुत नेचुरल वे में डब किया है और इंग्लिश में किया है। और उसका जो ओरिजिनल ह्यूमर होता था, जो, क्योंकि अमेरिकन ह्यूमर है वो, जितनी भी फिल्म है आपको, आपने बताई, वो सारी अमेरिकन पिक्चर की फिल्म है। तो वो जो ह्यूमर है उसको यहाँ के बच्चे रिलेट नहीं कर पाते। तो वो जो सीन्स होते हैं, उन सीन्स को हम लोग, सीन्स का स्क्रिप्टिंग बदलते हैं, और उसको लिटरल ट्रांसलेशन नहीं कहते, हमको उसको इम्प्रोवाइज स्क्रिप्ट होती है। तो वो ऐसे मैंने कई फिल्मों की लिखी है, मतलब डबिंग स्क्रिप्ट।
तो वो एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस है वो राइटिंग में। सर वैसे पिछले कई दिनों से मैं आपके सोशल मीडिया मतलब पहले से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन पिछले कई दिनों से मैं देख रहा था कि जिसमें आप तबले के जो बोल हैं, वो जो जो भी इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो तबला सीख रहे हैं और सीखना चाहते हैं, उनको आप वो बोल बैठे बैठे बता देते हैं, या फिर यहाँ ऐसे करना है वैसे करना है। आज जितने भी हमारे व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं, क्या उसमें से कुछ एक डेमोन्स्ट्रेशन आज हमारे उन सभी म्यूजिशियंस के लिए, दोस्तों के लिए हो सकता है सर? मुझे तबले का सेटअप करना पड़ेगा। जरूर कोशिश कर सकता हूँ मैं। जी। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो तबले के बोल मैं बताता हूँ, वो इसलिए बताता हूँ क्योंकि नॉर्मली हम लोग देख रहे हैं आजकल जो ट्रेंड है, बहुत से लोग ऑनलाइन सिखाते हैं। लेकिन क्या है, ऑनलाइन सिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ बजा के उनको दिखाएं और उनके उसके जो बोल है वो उसको ना सिखाए। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं लाइट म्यूजिक सिखाता हूँ, और लाइट म्यूजिक में दो और दो पांच भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। क्लासिकल में वैसा नहीं होता। क्लासिकल में बिल्कुल पर्टिकुलर एक जो तबले के बोल होते हैं, ना तीन धुन ती ट ड ण गी गी के कत कत, ये सारे बोल है। लेकिन लाइट म्यूजिक की जब भी बात करते हैं, लाइट प्लेइंग की बात करते हैं, तो जैसे एक बोल है धगिन नाना नागदिन तकिन नाना नागदिन धगिन नाना नागदिन तकिन नाना नागदिन, तो मैं धगिन नाना नागदिन तकिन नाना नागदिन बोल रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली ये जो बोल है धाधी न धा धाती तीन ताती न ता ताती तीन, ये है। तो ये किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को ये पता नहीं चलेगा। मैं बोल कुछ और रहा हूँ और बजा कुछ और रहा हूँ, लेकिन उसका जो निकास है वो कुछ और है। और है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ आजकल, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ बहुत ग्रेट प्लेयर हूँ और मैं अपने आप को बहुत ऐसा समझता हूँ, ऐसी बात बिल्कुल भी बात नहीं है। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत परेशानी होती है, वो बहुत दिन रात परेशान रहते हैं। वो किसी की भी एक लग्गी सुनते हैं, किसी का भी एक फ्रेज छोटी सी सुनते हैं, और घर पे जाके वो ट्राई करते हैं और फिर उनको आता नहीं है वो, जिसकी वजह से ये जो नए प्लेयर है ना वो बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर उनकी जो उम्मीद होती है बजाने की वो टूट जाती है कि अरे ये चीज हम कैसे बजाएं, और उनको कोई बताने वाला नहीं होता। क्योंकि क्या है, बताना बहुत बड़े दिल वालों का काम होता है, ऐसे मुझे लगता है। और सभी चाहते हैं कि आप अच्छा करो, लेकिन उनसे अच्छा करो ऐसा कोई नहीं चाहता। ऐसी जो प्रवृत्ति है उसके खिलाफ मैं काम करता हूँ। इसीलिए मैं जितने भी बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं, उनको मैं बिल्कुल एकदम कम लय में, कम से कम लय में उनको एक एक बोल मैं बताता हूँ, और उसको ग्रेजुअली उसकी स्पीड बढ़ा बढ़ा के मैं उनको सिखाता हूँ। तो उनको समझ में आता है कि अच्छा ये बोल एक्चुअली ये नहीं है जो सुनाई देता है, वो ये है जो और है। बजाया जाता बिल्कुल। है। हाँ। नहीं, इसके लिए मेरा मेरा एक परफेक्ट एग्जांपल मैं खुद दे सकता हूँ, क्योंकि जब हम एक प्रोग्राम कर रहे थे, षणमुखानंद में वो प्रोग्राम था, मैं जो टेक्निकल पार्ट था वो संभाल रहा था, और म्यूजिकल पार्ट सर आप संभाल रहे थे। और उस वक्त मैं जितने जितना हाँ। मुझे याद आ रहा है कि उस वक्त मैं टेक्निकल पार्ट फिर भी संभाल रहा था, लेकिन म्यूजिक से रिलेटेड कुछ सारी चीजें हो रही थी हमारे बीच में, हम कुछ बातें कर रहे थे। उस वक्त आपने बहुत संभाला था मुझे कि भाई ओके, इफ यू वांट टू डू इट, इट इज ऑल योर्स। जब ये बड़प्पन जब मिलता है किसी एक नए कलाकार को, ये लगभग आई गेस एक 4 साल पहले की बात होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2018 अप्रैल अप्रैल की बात है। जी 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 जी। तब मुकाम का जो शो, आप जिस शो की बात, जी नहीं नहीं, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं भी आपके शोज देख रहा हूँ काफी, और काफी एज ऑडियंस भी मैंने आपके शो देखे, म्यूजिकल शोज भी देखे हैं जिसमें आप एंकर कर रहे थे। तो मुझे पता था कि ये बंदा, इसका जो पार्ट है वो बखूबी निभा लेगा, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। और जिसका जो काम है उसे कर दे देना चाहिए, उसको पूरा कॉन्फिडेंस होता है। इसीलिए जो एंकरिंग का पार्ट था वो बहुत अच्छी तरह आपने संभाला था, और म्यूजिक का जो पार्ट था वो मेरा था, इसलिए मैंने संभाला। तो वो अपना जो केमिस्ट्री बना उस वक्त, उसकी वजह से प्रोग्राम हिट हो गया। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ा शो था, उसमें अवधूत गुप्ते, वैशाली माडे, वैशाली सामंत सभी लोग थे। जी जी जी। तो अच्छा रहा था शो। सर ये इस जर्नी में बहुत सारे लोग आपसे जुड़े, बहुत सारे लोग आपको मिले, बहुत सारे गुणी कलाकार जिनके साथ आपने काम किया। जब ऐसे गुणी कलाकार आपके साथ होते हैं, जब कोई एक नए कलाकार की बात कर रहा हूँ, कि अगर एक नया कलाकार किसी प्रोग्राम में जाता है और अगर उसे साथ संगत करनी है किसी गुणी कलाकार की, तो वो किस तरह से उनके साथ बैठे, उनके साथ काम करे, या कौन सा ऐसा वो एक पॉइंट होता है जो वो हमेशा याद रखे लाइफ में, कि गुणी कलाकार सामने है तो डरे ना, या फिर नो एक्स्ट्रा प्रेशर ना ले। उनके लिए आप क्या क्या कह सकते हैं सर? उसके लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि कोई भी प्रोग्राम अगर आपको आता है,
देखिए, अपॉर्चुनिटीज जो होती है वो तो ग्रैब करनी ही चाहिए और कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलता है और एक अपॉर्चुनिटी से अपनी लाइफ भी बदल जाती है। लेकिन अगर किसी के साथ आपको दिग्गज के साथ बजाना है और आपको अगर कोई कहता है कि आप बजाएंगे क्या, तो इसका मतलब यह है कि उस आदमी ने सोचा है कि आप वो काम करने के काबिल हो। यही यही सोचकर उसने आपको बुलाया है। लेकिन उसी के साथ साथ आपको खुद को भी अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या मैं इस आदमी के साथ बजाने के लिए रेडी हूँ। उनकी जो योग्यता है, वो लेजेंड है उनके साथ बजाने की। और अगर आप समझते हैं कि हाँ मैं हूँ, तो आपको पहले तो जो प्रोग्राम है, चाहे वो क्लासिकल हो सेमी क्लासिकल हो, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। और उस प्रोग्राम में वो क्या गाने वाले हैं, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ आप बजाने वाले तो उस इंस्ट्रूमेंट या फिर गाने वाले हैं, तो उस गाने वाले से आपको बात करनी चाहिए, उससे सारा जायजा लेना चाहिए कि वो कौन सी बंदिश गाने वाले हैं, कौन सी गजलें गाने वाले हैं, किस टाइप का है। और उनके साथ बैठ के आपको रियाज करना चाहिए और पूरी तरह से तैयारी कर लेनी चाहिए, और तैयारी करके ही आपको बजाना चाहिए। और ये करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बहुत बढ़ जाता है, आपको पता होता है कि क्या होने वाला है। इम्प्रोवाइजेशन होता है, जो हमने डिसाइड किया है वो तो होता ही है, लेकिन इम्प्रोवाइजेशन भी होता है। लेकिन बेसिक जो ढांचा है उसका वो आपको पता होना चाहिए। इसलिए किसी भी अच्छे कलाकार के साथ, लेजेंड्स के साथ आपको बजाना है तो उससे पहले उनके बारे में पूरी तरह से जानकारी, उनके काम के बारे में, वो जो गाते हैं उनके बारे में, ये सब करेंगे तो ज्यादा बेटर आप परफॉर्म कर सकते बिल्कुल, तो मुझे लगता है जितने हमारे गुणी कलाकार अभी भी हमारे साथ जो जुड़े हैं, वो यही जानने की कोशिश करते हैं कि जब ऐसे प्रोग्राम्स हमारे पास आते हैं तब क्या करना चाहिए, किस तरह से रियाज़ करना चाहिए। लेकिन मैं आपके थोड़ा-सा और पहले वाले जर्नी में जाना चाहूँगा, जब आप एक यंगस्टर थे, जब आप स्टेज की ओर बढ़ रहे थे, उस वक़्त बहुत सारे गुणी कलाकार होते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो चाहते हैं कि भई बस मैं ही दिखूँ स्टेज पर, या फिर मेरा ही हैं, जलवा रहे, मेरा वो ऑरा ऐसा ही रहे। तो उसमें जब एक एक उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। हाँ, उसमें एक जब एक नया कलाकार आता है, फिर वो शायद कहीं दब जाता है या फिर उसे दबाया जाता है कि भाई आप जो कर रहे हो वो उतने तक ही रहें। तब तब क्या होता है, नया कलाकार क्या सोचता है तब उस वक्त? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या फिर आपने कहीं ऐसा एक्सपीरियंस किया है चीजें? देखिए, ये तो हर फील्ड में होता है, चाहे स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो, या फिर आर्ट फील्ड हो, फिल्म इंडस्ट्री, सभी जगह हम लोग तो देखते रहते हैं, बातें होती रहती। तो हमारा ये जो म्यूजिक फील्ड है वो भी इससे कुछ अलग नहीं है। और ऐसे लोग आपको कदम कदम पर मिलते रहते हैं, और खासकर जब आप नए होते हैं और टैलेंटेड होते हैं, आपके अंदर वो एक स्पार्क होता है, जो स्पार्क आग लगा सकता है। ऐसा होता है, लेकिन आपको फिर दबाया जाता है कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है, फिर भी आपको वो काम दिया नहीं जाता, या चाहे ग्रुप है। तो पहले ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत होता था। मैं ऐसे कुछ नेगेटिव बात नहीं करना चाहता हूँ कि ऐसे ही होता था, लेकिन ऐसा करने वाले भी लोग होते थे कि रिकॉर्डिंग में आप गए हैं तो जानबूझ के कुछ ऐसा पैटर्न निकालेंगे जो आप जिससे आप फेमिलियर नहीं है, और जिस चीज की वहां पे कोई जरूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको फंसाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए वैसा किया जाता था, किया जाता है। और ग्रुपिज्म और फेवरेटिज्म और पॉलिटिक्स, ये सब बहुत म्यूजिक इंडस्ट्री में भी अनफॉर्चुनेटली है। लेकिन अगर एक बात है, अगर आपके अंदर काबिलियत है और मेहनत है, और वो जो बोलते हैं ना, चिढ़ है कि नहीं नहीं मुझे करना ही है, तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं तो कर ही करके रहूं, मैं तो करूंगा ही। ये जो चीज होती है ना, ये अगर चीज आपके अंदर है, तो आपको कितना भी बड़ा कोई रैगिंग करने वाला हो, कुछ भी हो, अगर आपके अंदर योग्यता है तो आप जहां जाना जाना चाहते हो वहां पहुंच जाते हो। और भगवान की दया से मेरे साथ ऐसा होता था, लेकिन मैं इतनी मेहनत करता था कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक हमारी तबले की दुकान थी, तो एक बहुत बड़े प्लेयर हमारे पास आते थे, बजाते थे, और मैं बहुत छोटा था। तो वो एक लग्गी बजाते थे जो कि मुझे बहुत पसंद थी। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा ना कि बहुत बच्चे परेशान होते हैं, वो वो सोचते कि ये मेरे हाथ से क्यों नहीं निकलता, मुझे पता नहीं चल रहा है कि बजा क्या है। वो जो परेशानी होती थी ना, आज मैं जो सिखाता हूँ डिटेल में बच्चों को कि बेटा ये चीज है ना, ये है, वो सिखाने की वजह मेरा बचपन है। तो मैं बचपन में देखता था ना उनको, तो मैं उनको कहता था, अंकल ये चीज है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बताइए। तो वो कहते थे, नहीं नहीं बेटा, ये तो खानदानी चीज है, आपके बस की बात नहीं है, ये बड़े होके मैं बताऊंगा। तो मैं उनको बोलता था कि मैं बजा लूंगा, आप मुझे बता तो दीजिए, मैं रियाज करूंगा, मैं आपका नाम बोलूंगा क्या, आप नहीं मुझे बताइए। तो उस शख्स ने मुझे कभी बताई नहीं।
लेकिन वो जाने के बाद है ना, मुझे नींद नहीं आती। मैं सो नहीं पाता था। मैं रात को उठता था, रात को बैठता था तबला लेके, तबले पे चादर डाल के मैं बैठता था और मैं सोचता था कि उन्होंने क्या बजाया। और वो बजा बजा के मुझे 6-7 महीने लगे थे उस चीज पे पहुंचने के लिए। ओह। 6-7 महीने मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया कि क्या बजाया क्या, क्योंकि मैं छोटा था, बहुत छोटा था, तो इतनी योग्यता नहीं थी कि। लेकिन फिर भी मैंने किया। और फिर है ना, एक बार वो मेरे घर पे आए थे और मैं बजा रहा था तबला। मेरे पिताजी से वो बात करे तो अंदर मैं बजा रहा था, तो उन्हें फटाक से उनकी चीज मैंने बजाई, जो मैंने पहले बताया। तो वो फटाक से हैरान हो गए, कौन बजा रहा है अंदर? तो बोला प्रकाश बजा रहा है। और ये कौन, किसने सिखाया? मुझे आगे पूछा, बेटा तुमको किसने सिखाया? मैंने बोला किसी ने नहीं सिखाया, आप बजा रहे थे, मैंने सुन के कर ली। तो ये जो चीज होती है ना, कोई आपको भले बताए ना बताए, लेकिन आजकल पहले तो सोशल मीडिया भी इतना नहीं था कि हम ढूंढ ले, या फिर टेप रिकॉर्ड भी नहीं होते थे, साथ में वॉकमैन भी लेना मुश्किल होता था, तो वैसे सुनते थे। लेकिन एक बार दिमाग में जो चीज घुस गई, तो उसी को याद कर करके मैं बजाता था। तो ऐसा बहुत हुआ है कि कोई इजीली कुछ बताता नहीं, लेकिन जिद की वजह से वो हमने कर लिया। बिल्कुल सर। इसीलिए मैं आज बच्चों को सिखा रहा बिल्कुल ना सर, ये वही बात हुई कि जब आपने ठान लिया है हमें करना है तो वो पूरी तरह से करना है। हूं। लेकिन चाहे कोई कितनी भी रैगिंग करे, कितना भी पॉलिटिक्स करे। बिल्कुल एक और मुझे अब थोड़ा सा रुक करना है, जो शायद मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ आजकल के दिनों में। एक पहले हम्म। ट्रेंड हुआ करता था, जब एक ऑर्गेनाइजर किसी क्लाइंट के पास जाता था या किसी पार्टी के पास जाता था, पहले एक ऑर्गेनाइजर बताता था कि ये मेरा प्रोग्राम है, 3 घंटे मेरा प्रोग्राम ABCD XYZ चलेगा। बट ड्यू टू द सोशल मीडिया आजकल ऐसा हो गया है कि क्लाइंट ही हमें बताने लगे हैं कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे XYZ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और मुझे वही म्यूजिशियन चाहिए, वही सिंगर चाहिए। ये सारी चीजें हो रही है। तो आप इस चीज को किस तरह से रिलेट करते हैं सर? हाँ, आजकल ये ऐसा हो रहा है, सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। और ओवर अवेलेबिलिटी है मीडिया की, मतलब सब कुछ मिल जाता है, तो क्या है, सभी लोग ऑर्गेनाइजर बन जाते हैं। जो कि बहुत सही चीज नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर बनना या फिर म्यूजिशियन बनना एक प्रोसेस है, जिसके लिए हमें काफी साल लगे, और प्रोफेशनल है हम लोग, इसीलिए तो प्रोफेशनल कहते हैं। तो हमको पता होता है, तो इस चक्कर में कभी कभी क्या होता है, वो जो पार्टी है, जो क्लाइंट्स है, उनके प्रोग्राम खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने दिमाग से चलते हैं, हमें कुछ करने नहीं देते। लेकिन हम लोग प्रोफेशनल है, तो हम लोग प्रोग्राम को जिस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उनका क्या टनल विजन होता है? टनल विजन मतलब क्या होता है? जब किसी हम टनल से जाते हैं, तो हमारा ध्यान वो जो दूसरी ओर का जो लाइट होती है उसके ऊपर होता है, लेकिन बीच में से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, पूरा टनल हम देखते नहीं। उसको टनल विजन कहते हैं। जो क्लाइंट है, उनका टनल विजन होता है। उनको सिर्फ वो डेस्टिनेशन दिखता है कि नहीं, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो टनल के अंदर से जाने की जो जर्नी है, वो हमें पता है, क्योंकि हम गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि हम शो कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये उनको समझना चाहिए कि जो प्रोफेशनल है, उनके हाथ में स्टेयरिंग देना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। आप भले रास्ता बताइए, कुछ सजेशन दीजिए लेफ्ट राइट के, लेकिन पूरा प्रोग्राम मत कीजिए। तो ये ऐसे मैं सोचता हूँ कि ऐसे होना चाहिए। बिल्कुल ना सर, इसके पीछे वही रीजन हो सकता है कि किसी क्लासिकल सिंगर को आप कह दो कि भाई आपको झिंगाट गाना है, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप तबला माइस्ट्रो तो है ही, आपकी कलम जिस तरह से चलती है वो तो भाई काबिल तारीफ है, ये सारी चीजें तो है ही। लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजर या फिर एज ए प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर, जब आप किसी एक बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, या उसके साथ जब आप बड़े से बड़े कलाकारों को, गुणी कलाकारों को लेकर, या यूं कहे एक बड़ा ट्रूप होता है, 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग, फिर उसमें बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं। आप जब ऐसा एक इवेंट करते हैं, एक ऐसा प्रोग्राम करते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार भी हैं और जिसमें कुछ नए कलाकार भी हैं, तो किस तरह से उनके साथ बॉन्डिंग बनानी पड़ती है, किस तरह से काम चलता है सर उस वक्त? बिल्कुल। एक चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना होता है जब हम शोज ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सबसे पहले एज अ ऑर्गेनाइजर अगर हम बात करें, तो हम शोज जो करते हैं, वो या तो क्लाइंट के लिए करते हैं या फिर ऑडियंस के लिए करते हैं बिल्कुल। टिकट शोज। तो जो ऑडियंस होती है, वो आती है। ऑडियंस को अपने घर से ऑडिटोरियम तक लाने के लिए हमें एक जरूरत होती है, वो एक नाम की जरूरत होती है। तो जो ऑडियंस आती है, वो एक पर्टिकुलर नाम को देख के आती है, भले वो विनीत देव का नाम हो, मेरा नाम हो, या फिर किसी प्लेबैक सिंगर का नाम हो, वो या फिर एक बहुत फेमस सिंगर का नाम हो। तो वो ऑडियंस को घर से ऑडिटोरियम तक लाने के लिए उसकी जरूरत होती है। लेकिन उसी के साथ साथ हमारे साथ नए कलाकार भी होते हैं, जो इक्वली अच्छे होते हैं, उतने ही अच्छा गाना बजाने करने वाले। तो वो बैलेंस हमें
वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ऐसे मुझे लगता है कि एक अच्छे कलाकार को, एक अच्छे कलाकार के साथ हम स्टैंड दे, उसे भी मौका दे, उसे भी स्टेज दे। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर कोई समझदार आदमी है, ऑर्गेनाइजर है, तो उसको बहुत अच्छी तरह से बैलेंस कर सकता है कि कोई प्लेबैक सिंगर है तो भले उसके 8 गाने हैं, लेकिन ये जो नया सिंगर है उसे ऐसा ना करे कि उसके आधा ही गाना दे या एक ही गाना दे, उसको भी कम से कम 2 गाने ऐसे दे जो बहुत अच्छे परफॉर्म करता है, जो बहुत अच्छी तरह वो स्टेज पर डिलीवर कर सकता है, ताकि लोग ऐसा सोचे कि नहीं नहीं, उदित नारायण ने अच्छा गाया लेकिन इसने भी अच्छा गाया। तो एक उसके करियर को बूस्ट करने में एक बहुत बड़ी हमारे जरिए हेल्प हम कर सकते हो। ऐसे हम बैलेंस कर सकते हैं। सेम म्यूजिशियंस का भी होता है, सेलिब्रिटी म्यूजिशियंस होते हैं, लेकिन कुछ अनजान म्यूजिशियन ऐसे होते हैं जो ऐसा बजाते हैं कि हमारा कभी कभी दिमाग नहीं काम करता, तो उनको भी वो स्टेज मिलना चाहिए। तो उनका भी डिवाइडेशन होना चाहिए, अच्छा मतलब और आर्टिस्ट के साथ, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरे ख्याल से मैं ठीक जवाब दे पा रहा हूँ, क्योंकि आपके सवाल बहुत अच्छे हैं और बहुत रिलेट करते हैं हमारे प्रोफेशन से, तो मजा आ रहा है। थैंक्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वैसे सर अब वापस मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा कि मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है कि पीछे जो हुआ है, जिस तरह से हुआ है या किस तरह से वो चीज़ें घटी हैं, उस ओर बढ़ना है। जब पहला इंटरनेशनल टूर प्रकाश वाडेकर जी के पास आया था, जब पहली बार तबला लेकर प्रकाश वाडेकर जी बाहर निकले थे घर से, फ्लाइट में बैठे, फिर वो इंटरनेशनल टूर हो या फिर हमारा डोमेस्टिक टूर हो, वो कैसा रहा था एक्सपीरियंस? और वहां पर कोई ऐसे मतलब समझो अगर इंटरनेशनल टूर कर रहे हैं तो वहां पर जब आप तबला बजा रहे थे तो यू हैव गॉट सम ग्रेट एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट, एंड देन आफ्टर देयर लाइक यू नो सम बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम देयर। तो ऐसा कोई एक किस्सा आपको याद आता है जब कोई कॉम्प्लीमेंट दे के गया या कुछ ऐसा हुआ किसी इंटरनेशनल टूर में? मैं एक बहुत मजेदार किस्सा बताना चाहता हूँ, जिस कॉम्प्लीमेंट की वजह से मुझे कॉलेज से निकाला गया। ऐसा क्या हुआ निकाला नहीं गया, निकाला नहीं गया। वैसे क्या है, मराठी एक मेंटालिटी होती है, हम जैसे आप भी महाराष्ट्र होती, नौकरी करना बहुत जरूरी, जी? भले छोटी हो, गवर्नमेंट की नौकरी करना बहुत जरूरी है। तो मेरे पिताजी को भी ऐसे ही लगता था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि किसी स्कूल में तबला टीचर की अगर मिले तुमको नौकरी तो कर लेनी चाहिए, फिर बाकी तुम प्रोग्राम करते रहो, लेकिन तबला प्लेयर की म्यूनसिपल स्कूल में किसी म्यूजिक टीचर की तुमको मिलनी चाहिए जॉब। तो मैंने 10th पास की, उसके बाद में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में मैंने तबला का डिप्लोमा के लिए एडमिशन किया। क्योंकि क्या है, गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है गवर्नमेंट स्कूल में एज अ म्यूजिक टीचर। तो मैंने एडमिशन लिया वहाँ पे म्यूजिक मुंबई यूनिवर्सिटी में, म्यूजिक डिपार्टमेंट में, जो सिडनैम कॉलेज के बाजू में, चर्च गेट में, नटराज होटल के पीछे। तो मैंने एडमिशन लिया और मैं क्लास शुरू किए, और 1-2 हफ्ता मैंने क्लास की। और उसके बाद में मुझे एक टूर आया दुबई का, जैसे आपने पूछा ना इंटरनेशनल टूर, जी। तो मैं तो एकदम मतलब एकदम खुश हो गया, अरे वाह दुबई जा रहा है मुझे, वो भी तबला बजाने के लिए। तो खुशकिस्मती से वो टूर हो गया और मैं दुबई गया। सिराज खान एक सितारिस्ट थे, उनके साथ दुबई में एक प्रोग्राम था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तो मैं तो कुछ 17 साल का था तभी। तो मिला मुझे प्रोग्राम और मैं जाके प्रोग्राम करके आया, बहुत अच्छा लगा, पहली बार फ्लाइट में बैठ। अच्छा हाँ, एक किस्सा मैं बताना चाहता हूँ, बहुत मजेदार है। इस ये किस्सा मैं आपको बाद में बताता हूँ। आपका जो क्वेश्चन जी। था बहुत अच्छा था, मजेदार था। मैं एक किस्सा बताना चाहता हूँ। एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, विजय चौधरी और रेणु चौधरी, ये गजल सिंगर थे। उनके साथ में मैं एक सिटिंग में गया था, जहाँ पे अनूप जलोटा जी सुन रहे थे गाने, अनूप जलोटा। तो अनूप जलोटा जी ने गाने गाने सुन रहे थे और मैं बजा रहा था तबला। और उसके बाद में वो सेटिंग खत्म हो गई और हम लोग घर पे आ गए। और उस टाइम पे मैंने नया नया ओआईटी का फोन लिया था, क्योंकि मेरे प्रोग्राम शुरू हो गए थे। जी। और ओआईटी फोन, मतलब उस वक्त 3-3 4-4 साल लगते थे घर पे फोन आने के लिए। तो ओआईटी मतलब 15,000 रुपए भर के आपको 2 महीने में फोन मिलता था, तो मैंने वो फोन ले लिया था। तो मैं वो प्रोग्राम करके आया, अनूप जी थे ऐसे ऑडियंस में। तो मैं आया घर पे और दूसरे दिन सुबह 7:30 बजे मुझे फोन आया, एक फोन बजा। तो मैंने नींद में से फोन उठाया, क्योंकि 7:30 बजे नॉर्मली फोन आता नहीं है। और मैं रात को प्रोग्राम से लेट आया था, तो मैंने फोन उठाया, कौन बोल रहा है? तो बोल रहा है प्रकाश जी हैं। तो मैंने कहा हाँ बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? प्रकाश जी मैं अनूप जलोटा बोल रहा हूँ। तो मुझे लगा मेरा एक दोस्त था हारमोनियम प्लेयर जो कल था साथ में मेरे। तो हाँ। मैंने बोला यार बोल पवन यार, सुबह सुबह मजाक कर रहा है। बोला नहीं नहीं भाई साहब, मैं अनूप जलोटा बोल रहा हूँ। तो मैं कुछ परेशान हो गया, मतलब सच में कुछ गड़बड़ है। मैंने बोला हाँ हाँ अनूप जी बोलिए, नमस्ते, कैसे हैं? बोला अरे आपका कल तबला सुना, बहुत अच्छा लगा। तो
आप मेरे साथ बजाएंगे क्या? मैंने बोला कि इतना आप बजाएंगे मतलब मैं तो रेडी, मैं अभी उठ के आ जाऊंगा आपके साथ बजाने के, क्योंकि मैं भाई एक नया तबला प्लेयर था। तो अनूप जी ने मुझे बोला तो आप ठीक है, आप एक काम कीजिए, 11:30 बजे तैयार होकर एक कुर्ता लीजिए, हमको बाहर जाना है और मेरे साथ शाम को प्रोग्राम है। तो मैं खुश हो गया, मतलब करियर की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, अनूप जी के साथ बजाना, भजन सम्राट अनूप जी जलोटा के साथ बजाना है, वो भी सामने से फोन आया। तो मैं तैयार होके चला गया, तो उनके घर पे गया तो मुझे एक आम का जूस उनके सर्वेंट ने पिलाया और मेरे तबले की बैग रखी गाड़ी में। तो मुझे पता नहीं, मुझे लगा कहीं होगा प्रोग्राम पूना में या फिर कहीं पे होगा, बाहर जाना है। तो गाड़ी निकली उनके घर से दादर से, उनके साथ में गाड़ी में बैठा था और मुंबई एयरपोर्ट पे आई अपने सांता क्रूज। तो मेरी ऐसी ये हो गई कि अरे प्लेन से जाना है क्योंकि मैंने तो प्लेन सिर्फ देखा था, ऐसे प्लेन में कभी बैठा नहीं था और मुझे पता ही नहीं कि मैं प्लेन से जाना। तो गाड़ी एयरपोर्ट में गई तो मैं समझ गया कि भाई अब हमको प्लेन में बैठना है। मैंने तो घर पे कुछ बताया भी नहीं था कि मैं अनूप जी के साथ। मुझे एयरपोर्ट पे पता चला कि मैं नागपुर जा रहा हूँ अनूप जी के साथ काटूर। और वो सबसे, जैसे आपका सवाल था कि कैसे लगा पहले, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा एक शॉक था, जो प्लेजेंट सरप्राइज था कि डायरेक्ट अनूप जी के साथ विदाउट सिक्योरिटी, उस टाइम पे तो कुछ नहीं था, डायरेक्ट प्लेन देखा मैंने, ऐसे तो मैं हैरान हो गया। मतलब वाह, तबला प्लेयर प्रकाश वाडेकर हाँ अनूप जी के साथ। तो एक वो बहुत बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस था कि आपको पता ही नहीं, सुबह नींद में से उठ के आप डायरेक्ट प्लेन के सपने देखते थे बाहर जाने के, और अनूप जी ने आपको फोन किया और आपको लेके गए। तो वो, और उससे पहले मैं कुछ बोल रहा था वो किस्सा, हाँ जी दुबई का। जी। तो मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वो पंडित विभव नागेशकर जी वहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के हेड थे और वो तबला सिखाते थे। और मेरे साथ पंडित सुरेश तलवलकर जी के बेटे सत्यजीत तलवलकर, जो कि आज इंडिया के टॉप मोस्ट तबला प्लेयर्स में जिनका नाम है, सत्यजीत और मैं, हम दो ही स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी में, डिप्लोमा कर रहे थे। तो 7-8 दिन हो गए और मुझे दुबई का टूर आ गया, तो मैं एकदम खुश हो गया कि चलो दुबई जाना है। तो मैं जाके दुबई जाके 1 महीने का प्रोग्राम करके आया। तो विभो जी आके ही मैंने ज्वाइन किया वापस। तो विभो जी ने बोला प्रकाश तुम्हारे तो अटेंडेंस ही नहीं है, 1 महीना कहाँ थे? तो मैंने बोला मैं दुबई गया था। क्यों? मैंने बोला तबला बजाने के लिए। क्या बात कर रहे हो, तबला बजाने के लिए दुबई गए थे और यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया? बोला हाँ हाँ, मुझे एक टूर आ गया था। तो चलो ठीक है, फिर मैंने वापस शुरू किया, एक एक हफ्ता बजाया, उसके 2 हफ्ता बजाया, फिर उसके बाद 15 दिन में मुझे लंदन का टूर आया। ओह। तो लंदन का टूर आया और मेरे करियर की शुरुआत ही थी, बस जब शुरुआत ही किया था। लेकिन लंदन का टूर आया तो मैं लंदन चला गया 2 महीने के लिए। फिर वापस आया तो विभो जी ने पूछा प्रकाश अटेंडेंस ही नहीं, कहाँ थे? मैंने बोला गुरु जी मैं लंदन गया था। लंदन क्यों गए थे? तबला तबला। बजाने के। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक काम करो, ये डिप्लोमा मत करो, अभी तुम्हें डिप्लोमा की कोई जरूरत नहीं, तुम ऑलरेडी प्रोफेशनल था। और वैसे मुझे उन्होंने लिटरली छुड़वा दिया यूनिवर्सिटी से कि नहीं अभी तुम्हारा एडमिशन वापस मत लो, तुम मत करो। तो उसके बाद में फिर मेरा शुरू ही हो गया, मतलब टूर्स पे टूर, वो अभी तक चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आपकी तपश्चर्या है, जो ये इतने साल आपने काम किया है वो यहाँ पे दिखता है। लेकिन जो भी हमारे यंग तबला प्लेयर्स हैं उनको एक बता दूं कि इस चीज से भी मैं मेरा थोड़ा। एक सबसे अच्छा शागिर्द है प्रथमेश धुमाल, वो भी जी जी जी। कमेंट कर रहा है, मैं देख यस नहीं पा रहा यस, हूँ। डियर फ्रेंड ऑफ माइंड टू, मतलब प्रथमेश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन सर इसमें से भी मैं एक पॉजिटिव चीज जरूर लूंगा कि भाई जो भी अभी यंग तबला प्लेयर्स हैं या जो भी सीख रहे हैं, जो जो ऑलरेडी प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, एक काम कीजिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए, आपका इंटरनेशनल टूर पक्का है। ये अच्छा है। लेकिन बिल्कुल। सर मैं अब प्रोग्राम के आखिरी सेक्शन में है, हम जो भी यंग हमारे तबला प्लेयर्स हैं या जो भी एस्पायरिंग तबला प्लेयर्स हैं जो प्रोग्राम्स में बजाते हैं, साथ संगत करते हैं, उनके पास जिस तरह का प्रोग्राम आता है, फिर वो क्लासिकल होने दीजिए या फिर सेमी क्लासिकल हो, फिल्मी गीतों का हो, नॉट ओनली तबला प्लेयर्स बट ओवरऑल जो म्यूजिशियंस हैं, उनको किस तरह से आप गाइड करेंगे सर? गाइड करना चाहता हूं मैं इस तरह से कि अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रोफेशनल तबला प्लेयर बनना है, तो सबसे पहले आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि आपको किस तरह का तबला प्लेयर बनना है। आपको गजलों में बजाना है, फिल्मी बजाना है, क्लासिकल बजाना है? क्लासिकल बजाने के लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि क्लासिकल बजाना तो हमारा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हिंदुस्तानी क्लासिकल हमारे हर कला का बेस है। लेकिन अगर आपको क्लासिकल प्लेयर बनना है तो आपको पहले तो एक सोचना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा रियाज करना है। उसके बाद में क्लासिकल में अपॉर्चुनिटीज जो है
वो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि क्या है, उस वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सी सीढ़ियां हैं और बहुत सा बैकग्राउंड आपको जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड जरूरी ही होता है, विदाउट बैकग्राउंड भी बहुत से लोग आए हैं और फेमस हो चुके हैं, लेकिन नॉर्मली बहुत मुश्किल है क्लासिकल में। और लाइट क्लासिकल में भी अगर आप बजाना चाहते हैं गजलों में या फिर फिल्मी गानों में, तो आपको बहुत सुनना पड़ेगा। जैसे मैंने तबला बजाने की शुरुआत की तो मैं गुलाम अली खान साहब की गजलें सुना करता था, जिसमें तारिक खान साहब बजाते थे। तो तारिक खान साहब की हम लोग जो पिकअप्स होते थे, जो ठेके होते थे, बजाने का स्टाइल है चाटी का, बाए का, वो बहुत सुनते थे। और जितने भी म्यूजिशियंस हैं, जितने भी तबला प्लेयर्स हैं, उनको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अ, सुनने से वो चीजें आपके माइंड में नहीं आती, बल्कि सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती। तो आपका प्लेइंग, आप जिसको सुनते हैं उसके तरह होने लगता है, बशर्ते कि आप अच्छा। और तो वैसे आपका होते जाता है, तो आपको बहुत सुनना चाहिए, और सुनने के साथ साथ आपको वो करना चाहिए। और गुणी जी जी जी। जो बजा रहे हैं वो टेक्निकली सही है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम गलत रियाज करते हैं, गलत चीजें काफी सालों तक बजाने से जो बेसिक हाथ का जो टोन होता है वो चेंज हो जाता है। इसीलिए हमेशा गाइडेंस के अंडर ही आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई समझदार आदमी है, जिस जो आपसे ज्यादा समझदार है, जो काफी बजा रहा है, जिसको नॉलेज है, ऐसे आदमी से कंसल्ट करके ही आपको चीजें बजानी चाहिए और बहुत ज्यादा रियाज करना चाहिए। और नॉर्मली एक चीज मैं कहना चाहता हूँ जो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, बहुत से जितने भी अभी ये वीडियो अगर कोई देखेगा, कोई तबला प्लेयर, तो बोलेगा कि प्रकाश ऐसी बात कैसे करती। लेकिन ये तो मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि जो तबला प्लेयर्स है, मैं सिर्फ तबले की बात कर रहा हूँ, ये वैसे तो सभी म्यूजिक फील्ड के लिए है। आपको जो चीजें बजानी है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, तबला प्लेयर्स तबला सीखते हैं अपने गुरु के पास, जो कि सीखना ही चाहिए, गुरु की इज्जत भी करनी चाहिए। लेकिन क्या है, लोग सीखने जाते हैं क्लासिकल, क्लासिकल सीखने जाते हैं, तो उनका जो गुरु होता है वो उनको कायदे टुकड़े बजाता है, जैसे ता तिट्टा ता तिट्टा ता ता तिट्टा ता के तिन्ना गे ना ता तिट्टा ता तिट्टा ता ता तिट्टा ता गे तिन्ना। ये है, या फिर धिटे जाके देना गे ना तिट्टा ता के तिन्ना गे ना तिट्टा ता तिट्टा ता गे ना ता के देना गे ना ता तिट्टा ता गे ना ता के तिन्ना गे ना धिटे 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 ता ता गे ना ता के देना। ये सारे कायदे हैं, टुकड़े हैं, इनका रियाज करते हैं। तो नॉर्मली ये जो म्यूजिशियंस है, जो नए म्यूजिशियंस है, जो प्रोफेशनली बनना चाहते हैं, उनको क्या लगता है कि ये सारे कायदे टुकड़े हम पीस डालेंगे और यही बजाएंगे और इसी से हमारा हाथ तैयार होगा। तो ये उनकी गलत फहमी है। इससे हाथ तैयार होगा उन चीजों के लिए होगा जो वो रियाज कर रहे हैं। जैसे धटे तक देना धटे तक देना धटे ये कायदे का रियाज किया, तो ये कायदा आप अच्छे तरह बजा लो, और इस कायदे के वेरिएशन है वो भी अच्छी तरह बजा दोगे, और इस कायदे को आप अलग चीजों में भी इम्प्लीमेंट कर सकोगे। लेकिन वो इम्प्रोवाइजेशन होगा। लेकिन एक्चुअली अगर आप किसी गजल में बजा रहे हैं, तो आपको चीज बजा धड़क दिन तक 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 धड़क दिन तान तान तक तान तान तक धान धान धा, ये चीज आपको बजानी है। तो ये किसी इम्प्रोवाइजेशन से नहीं आएगा, ये धिटे जाके दिना गिना तैयार करने से ये चीज आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए आपको यही चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी चीज को आपको 6 महीने रियाज करके, अभी मेरी बीच में पंडित भवानी शंकर जी से बात हुई। भवानी शंकर जी हमारे इंडिया के बहुत बड़े पखावज प्लेयर है। मेरे ख्याल से उनको तो बहुत जल्दी पद्मश्री मिल जानी चाहिए, इस लेवल के वो है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जो कि मेरे गुरुजी ने भी मुझे बताई थी, पंडित पांडुरंग सालुंकी जी ने और पंडित वसंतराव गुप्तर जी ने। क्योंकि ये जो चीजें होती है, ये जो लग्गियां होती है, ये जो ठेके होते हैं, वो आपके हाथ के ऊपर चढ़ने चाहिए। वाह। और वो चढ़ाना बहुत मुश्किल काम होता है। उसके लिए 1 महीना 2 महीना नहीं होता, उसके लिए 6 6 7 7 महीने, एक 20 सेकंड की चीज के लिए 20 महीने लग जाते हैं। तो वो करनी चाहिए। तो लेकिन वो एक बार आप कर लोगे, तो उसके बाद में आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो चीज आपसे अच्छा कोई बजा नहीं पाएगा। बिल्कुल। ऐसी 4 चीजें आपके पास होनी चाहिए जो आपसे बहुत से लोग बहुत कुछ बजा देंगे, लेकिन कहनी चाहिए कि नहीं नहीं, ये चीज तो इसके साथ, इसके पास से ही सुनो। तो वो बहुत जरूरी है कि जो चीजें आपको लाइट में बजानी है, क्लासिकल का जो रियाज है, कायदे है, टुकड़े है, और सब कुछ है, गत है, परन है, वो सारी बजाओ। लेकिन लाइट में जो बजाना है, उन चीजों का रियाज करो, बिल, अगर आपको लाइट म्यूजिक में गजलों में बजाना है। बिल्कुल सही बात की। मतलब आपने जो एक एग्जांपल अभी दिया है कि ये जो है ना, सारी चटनी चाहिए, सारी चीजें। तो इसका अगर अगर सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ कि भाई
मेहंदी का कोन तो आपके हाथ में मिल जाएगा, वो मेहंदी रंग तो लाएगी, लेकिन उसको पीसने के लिए उस पत्ते को बनना पड़ा, उसके बाद वो प्रोसेस होके फिर आपके पास बना है, फिर वो रंग चढ़ा है। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल वैसे बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ मेहंदी नहीं है, उसमें बहुत सी चीजें हैं, हाँ, बहुत सही कहा। बिल्कुल बिल्कुल सर। वैसे एक और जरूर जरूर रुक करना चाहूंगा। बहुत सारे कलाकार हैं, हम तो मुंबई में रहते हैं हालांकि, कोई बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो बाहर के गांव से आते हैं या कहीं दूसरे शहर से आते हैं, मुंबई में सेटल होना चाहते हैं, एज ए म्यूजिशियन कहें, एज एन आर्टिस्ट कहें। बहुत सारी कोशिशों के बाद भी कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक आ जाता है, या यूं कहे मायूसी का एक फेज आ जाता है, और उस वक्त वो कहते हैं कि भाई अब बस हो गया, मुझे वापस घर की ओर निकलना है। उन कलाकारों को आप क्या सजेशन देंगे सर? उन कलाकारों को मैं यही सजेशन देना चाहूंगा। देखिए, मुंबई एक ऐसी जगह है, आपको मालूम है, हर एक को काम मिलता है यहाँ पे। लेकिन ये काम मजदूरी वाला नहीं है कि अगर कोई काम ढूंढने आया तो उसको कुछ ना कुछ काम तो किसी ऑफिस में मिल जाएगा, किसी बिल्डिंग में मिल जाएगा, कहीं पे भी मिल जाएगा, किसी बड़े आदमी के पास मिल जाएगा। कुछ भी अच्छा भी काम मिलेगा, छोटा काम भी मिल सकता है। लेकिन म्यूजिक के काम ही अलग है ना। म्यूजिक काम अलग है। हम ये आर्ट, फाइन आर्ट में आता है, तो इसके लिए काम की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत है, लेकिन ज्यादा काम के लिए अब तो ज्यादा आपकी पहुंच भी होनी चाहिए। तो मैं जितने भी बाहर से आते हैं, मैं देखते रहता हूँ कि बनारस से कोई तबला प्ले रहा है, दिल्ली से कोई तबला प्ले रहा है, कानपुर से कोई आता है, इंदौर से कोई आता है। उनको सबको लगता है कि हम लोग बॉम्बे में जाएंगे तो हमको बहुत काम मिलेगा। लेकिन उनको यह कहना चाहता हूँ कि बॉम्बे में ऑलरेडी इतने तबला प्लेयर है जिनको काम नहीं है। क्योंकि क्या है, मैंने ऐसा नॉर्मली देखा है, जब भी मैंने नया नया शुरू किया था तबला बजाना, मैं गजलों में बजाना चाहता था, तो जितने भी गजल सिंगर हैं उनको फोन करता था, अरे नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं, कभी मौका दीजिए काम का। तो फिर वो गजल सिंगर बोलता था, हाँ हाँ, आप आइए, घर पे आइए, रियाज करेंगे। तो ऐसे घर पे जाके, वो गजल सिंगर के घर पे जाके रियाज करो। वो अपना रियाज कर रहा है, अपनी तैयारी कर रहा है, और आप अपना टाइम, कीमती टाइम निकाल के उनके घर पे फ्री में रियाज करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें, ये करने की अगर आपकी तैयारी है और आपके पास बहुत टाइम है और आप स्ट्रगल कर सकते हो, अगर आप में वो स्पार्क है, वो एक्स फैक्टर है कि आपको लगता है कि मैं बॉम्बे जाऊंगा और इन सारे गजल सिंगर्स के साथ या म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ मैं बिजी हो जाऊंगा, तो आपको आना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें हैं, आप ये नहीं सोच सकते कि आप इंदौर से आए, दिल्ली से आए, यहाँ से आए, वहां से आए और आपको तुरंत आपको काम मिले। वो आने से पहले आपको बहुत होमवर्क करना पड़ेगा, बहुत अच्छे कांटेक्ट बना लीजिए, अच्छे लोगों से कांटेक्ट बनाइए, जो जिनके अंदर इंसानियत है, जो लोगों के आर्ट की कदर करते हैं, जो लोगों के वक्त की कदर करते हैं, और जो लोगों की इमोशंस की और फाइनेंशियल कंडीशन है उसको मद्देनजर रखते हुए काम करना जानते हैं। ऐसे लोगों से कांटेक्ट में रहिए, तो वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। मुझे भी ऐसे बहुत से लोगों ने हेल्प की। तो ऐसे लोगों को ढूंढिए और उनके साथ काम कीजिए, तो आप बिजी हो जाओगे, वरना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बहुत, जी। सिर्फ आर्ट की जरूरत नहीं है, आर्ट के साथ साथ बहुत सी चीजें जरूरी है। पीआर बहुत जरूरी है। बिल्कुल प्रकाश जी, अगर आपसे कोई कलाकार, जैसे समझो अगर किसी बाहर राज्य से आ रहा है या कहीं मुंबई में ही है, तो अगर आपसे कांटेक्ट करना हो, आपसे संपर्क करना हो, कुछ जानकारी अगर आपसे पानी हो रिलेटेड टू तबला या रिलेटेड टू एनी टाइम। स्क्रिप्टिंग, तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो आपसे? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या फिर मेरा नंबर भी मैं दे देता हूँ, 9819311567। अगर आप वाकई में सीखना चाहते हो और नए हो, और यही नहीं कि सीखना ही चाहते हो, अगर आपको इस प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए जो मैं कर सकता हूँ, तो मैं जरूर करूंगा। और सिखाने के लिए तो मैं बिल्कुल हमेशा तैयार ही रहता हूँ। और सिखाने के पीछे मेरा ऐसा कभी भी उद्देश्य नहीं होता कि मैं बहुत पैसे कमाऊं सिखाने से। और ऐसा नहीं होता, मैं सिखाता हूँ सिखाने के लिए सिखाता हूँ, क्योंकि सिखाना मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि मैं जो चीज है आज बजा रहा हूँ, मैं मेरे गुरुजी के पास सीखा, पंडित पांडुरंग सालुंके, पंडित वसंत राव खोतकर जी, और मेरे पिताजी, मेरे भाई, इनके सीखा। लेकिन ये जो चीजें मैं बजा रहा हूँ वो मैंने डेवलप की है, जो लाइट म्यूजिक में। डेफिनेटली मेरे गुरुओं ने जो सिखाया है मुझे क्लासिकल में, उसकी वजह से हाथ तैयार हुआ, उसी की वजह से मैं इम्प्रोवाइज कर पाया। लेकिन ये चीजें बहुत मेहनत करके मैंने उसमें से एक्सट्रैक्ट की है, वो मैं सिखाना चाहता हूँ। क्योंकि कोई सिखाता नहीं, बहुत मुश्किल होती है, मुझे किसी ने सिखाया नहीं, ये सारी चीजें खुद करनी पड़ी। तो इसीलिए मैं हमेशा चाहता हूँ कि लोगों को ये चीजें, अगर कोई अच्छा है तो उसे बहुत इजीली दे, ताकि वो उसकी जो जर्नी है स्ट्रगल की वो थोड़ी कम हो जाए, वो डायरेक्ट उसे वहां तक पहुंच सके। बिल्कुल 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 जैसे बाईपास सर्जरी होती है ना, वैसे। सही है, सही है। वही कह रहा था सर कि जब एक कलाकार आता है, जब वो स्टेज की ओर बढ़ना चाहता है, बट कहीं ना कहीं किसी की जरूरत होती है,
मैं यूं नहीं कह सकता कि गॉड फादर हम कहें, बट किसी ना किसी की जरूरत होती है। और उस वक्त जब प्रकाश जी जैसे अगर मेंटोर अगर मिल जाए तो मुझे लगता है कि उसका रास्ता सही से बनेगा। क्योंकि गुणीजन जितना भी सिखा ले, अगर आप में काबिलियत नहीं है तो शायद उनका सिखाना भी व्यर्थ है। 100% जो बिल्कुल 100% वाली बात होती है, 99% तो सिखा लेंगे हमारे गुणीजन, लेकिन वो 1% वाला जो स्पार्क है वो आप में हो तो वो 100% पूरी तरह से बन जाता है। बिल्कुल 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 सही बात की। सर बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे इस कॉन्वर्जेशन में। मतलब ऐसा लगे कि ये ऐसे ही चलता रहे, ये कॉन्वर्जेशन ऐसे ही चलती रही, लेकिन वक्त का तकाजा हमें भी है। लेकिन जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा कि, या इतना ही पूछना चाहूंगा सर। अ, जी। उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बकेट लिस्ट की पूरी टीम का, और स्पेशली एंकर विनीत देव, क्योंकि मैं आपके काफी वीडियोस फॉलो करता हूँ, और उनके जो टाइटल्स होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और आपके वीडियो देख के ये मुझे पता चलता है कि आप ये ऐसे कुछ फेमस होने के लिए ऐसे ऐसे नहीं कर रहे हो, बहुत आप दिल से करते हो। और मेरी हमेशा आपको शुभकामनाएं रहेंगी कि आपका ये जो कंटेंट है, क्योंकि कंटेंट बहुत मेन होता है। तो जो आपके वीडियोस है, जितना अच्छा आप बोलते हो, बोलना तो आपका बहुत अच्छा ही है, लेकिन उतना ही अच्छा आपका कंटेंट भी है। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ आपके करियर के लिए, और भगवान ने चाहा तो बहुत बहुत ऊंचाई पे आप जाएं, ऐसी हमेशा दुआ करता हूँ। और वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रकाश जी, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे आज के व्यूवर्स हैं उसमें से बहुत ज़्यादा तो हमारे म्यूजिशियंस भाई हैं, जिनको अगर कुछ सही रास्ता मिलना था वो ज़रूर आपके कॉन्टैक्ट नंबर के जरिए तो मिल गया है, लेकिन अब उनको पता है कि भाई किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। इसी तरह से शायद इस जर्नी में शायद और फिर एक बार हमारी मुलाकात हो, फिर कभी ऐसी बिल्कुल हम ऐसे ही बातें करें और इसी तरह से लोगों तक आपका जो ज्ञान है वो बांटें, क्योंकि बांटने से तो बढ़ता है। और प्यार आपको तो बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ऊपर वाले का आशीर्वाद है। लेकिन एक लास्ट सवाल सर आपसे जाते जाते, बकेट लिस्ट यानी आपकी विशेस जो होती है वो पूरी करने का एक जरिया, आपकी बकेट लिस्ट में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आगे जाके आप पूरी करना चाहेंगे? बहुत ही जबरदस्त सवाल है। अ, मैं एक सोचना पड़ेगा मुझे, बहुत सी चीजें ऐसी, बहुत कंफ्यूजन में डाल दिया कि मेरी बकेट लिस्ट में ऐसी। मैं बच्चियां जो होती है, बच्चियां, लड़कियां, जी। मेरी मुझे खुद को भी बेटी है, तो उनके लिए एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट बनाना चाहता हूँ कि जहाँ पे कोई भी हमारी बेटियां हैं, कुछ होते जिन जो लोग सीख नहीं पाते, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से या फिर और भी किसी प्रॉब्लम की वजह से उनको जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, ऐसी बच्चियों के लिए मैं कुछ इंस्टीट्यूट शुरू करूं, जहां पर उनको वर्ल्ड का बेस्ट म्यूजिक सिखाया जाए, वर्ल्ड की बेस्ट म्यूजिक नॉलेज वहां पे उनको मिले। ऐसा मैं करना चाहता हूँ। और डेफिनेटली और मेरी और एक विषय के बहुत से स्टूडेंट्स हो मेरे, जो बहुत अच्छा सीखे और बहुत बहुत नाम करे, और उनका ये जो नॉलेज है उनके परिवार के लिए और उनके उनसे जुड़े हुए सभी लोगों को उससे फायदा हो। बस इतना ही मैं चाहता हूँ। मैं मतलब मेरी जो लाइफ है वो मैं सिखाने में बहुत विश्वास रखता हूँ, और उस सिखाने से जितने लोगों का अच्छा होता जाएगा वो उससे हमें खुशी मिलेगी। मेरा यही है। बाकी मटेरियलिस्टिक चीजें तो बहुत है जो हम करना चाहते हैं, लेकिन ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा मतलब इसके लगती है कि इसके पीछे तो आपकी उम्दा सोच है जो आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे और जिस तरह से। लेकिन सर एक एक सवाल है जो मैं मिस नहीं करना चाहूंगा। आनंद हमारे एक जो दोस्त हैं वो जुड़े होंगे, उन्होंने एक सवाल पूछा है, तो उसका जवाब लेकर फिर हम यहाँ से रुखसत लेंगे कि सर अगर किसी को प्रकाश सर जैसे गुरु के अंडर सीखना है तो ये पॉसिबल है? उनका ये सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। इसीलिए तो ये पूरा सेशन हो रहा है कि बताना चाहता हूँ कि मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते आपके अंदर सीखने की काबिलियत होनी चाहिए, और जो मैं बताऊं वो मेहनत करने की आपके अंदर अगर इच्छा है तो जरूर मैं सिखाऊंगा, और मुझे सिखाने में मजा आएगा, क्योंकि इसमें एक स्वार्थ भी है। इसमें एक स्वार्थ यह है कि हम जिसको सिखाते हैं वो अच्छा बजाता है, तो उससे एक बहुत बड़ी खुशी होती है, उससे हमारा भी नाम होता है। बिल्कुल। शिष्य हमेशा शागिर्द से गुरु का भी नाम होता है। तो अगर शिष्य अच्छा है तो जरूर सिखाने में तो बहुत मजा आता है, जरूर सिखाएंगे। बिल्कुल आनंद जी, तो मुझे लगता है आपको जवाब मिल चुका है।
एंड अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल आवर व्यूअर्स. थैंक यू सो मच प्रकाश जी फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. ज़रूर मैं फिर एक बार बता दूं कि अगर आपको सर से कांटेक्ट करना है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, या सर ने अपना कांटेक्ट नंबर भी दे दिया है, तो उसके ज़रिए आप सर से कनेक्ट करें और आपकी ज़िंदगी तबले की ताल की तरह इसी तरह से गूंजती रहे. थैंक यू सो मच प्रकाश जी. थैंक यू अगेन. थैंक यू सो मच. आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. आपकी भी लाइफ हर मतलब आपकी कलम, आपकी आवाज और आपके प्रोग्राम, आपके वीडियोस बहुत वायरल हो जाए और बहुत नाम हो. ऑलरेडी आपका तो बहुत नाम है, बहुत से बड़े बड़े लोग आपको जानते हैं, बड़े बड़े नामों में आपका भी नाम का शुमार है, लेकिन ये ऐसे ही बढ़ता जाए, यही मैं शुभकामनाएं देता हूँ. और फिर से एक बार बकेट लिस्ट और विनीत देव, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. टेक केयर. टेक केयर. Thank you so much to all our viewers on behalf of the Bucket List and Bucket List team. लाइव इन कॉन्वर्जेशन इसी तरह से अगला सेशन है 7 तारीख को, जब हम और एक कलाकार को मिलेंगे, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, उनके बारे में जानेंगे. टिल द टाइम, थैंक यू सो मच प्रकाश जी. थैंक यू सो मच टू ऑल आवर व्यूअर्स. टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ.